पंचायती राज ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसके पीछे का जो संवैधानिक ढांचा है वो उतना ही जटिल है। और उस ढांचे की बुनियाद है अनुच्छेद 243 जो ए से ओ तक मतलब एक पूरी वर्णमाला की तरह फैला हुआ है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के लिए ये वर्णमाला किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हाँ, परीक्षा में ये याद रखना कि ए में क्या था और जी में क्या, ये मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हमारी कोशिश इसी भूल भुलैया को सुलझाने की है। हम इन अनुच्छेदों को कुछ मजेदार ट्रिक्स या कीवर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि हर अनुच्छेद के पीछे का जो लॉजिक है उसे पकड़ना है। हाँ, एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे ये अनुच्छेद लोकतंत्र को गांव की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कहानी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी सरकार की बुनियाद क्या होती है? लोग। और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है अनुच्छेद 243 ए के साथ, जिसके लिए हमारे पास कीवर्ड है ए फॉर असेंबली। ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है क्योंकि असेंबली का सीधा मतलब है सभा, और 243 ए बात करता है ग्राम सभा की। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे साफ करना जरूरी है। बिल्कुल। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ग्राम सभा कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। नहीं, वो उस गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स का समूह है। एक तरह से गांव की अपनी संसद, जहां हर वोटर एक सदस्य है। तो ये लोकतंत्र की सबसे सीधी और जमीनी तस्वीर है। बिल्कुल। अब इतनी बड़ी सभा के रोजमर्रा के काम को चलाने के लिए, फैसले लागू करने के लिए एक छोटी चुनी हुई समिति चाहिए। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 243 बी। सही। जिसके लिए ट्रिक है बी फॉर बिल्ड, यानी बनाना या गठन करना। तो ये एक लॉजिकल क्रम बन गया। ए में असेंबली यानी सारे लोग इकट्ठे हुए, और फिर बी में उन्होंने अपने में से एक कार्यकारी बॉडी बिल्ड की जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ए में नींव यानी ग्राम सभा, और बी में उस नींव पर पहली ईंट रखना मतलब पंचायत का गठन। लेकिन सिर्फ गठन का फैसला तो काफी नहीं है। वो पंचायत दिखेगी कैसी, उसमें कितने लोग होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, ये सारे सवाल हमें अगले अनुच्छेद पर ले जाते हैं। अनुच्छेद 243 सी, जिसके लिए ट्रिक है सी फॉर कंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं कॉम्पोजिशन, यानी संरचना। तो बी में हमने तय किया कि पंचायत होगी, सी में हम उसका पूरा ढांचा या नक्शा तैयार कर रहे हैं। हाँ, और ये कंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में तय होता है कि पंचायत त्रिस्तरीय होगी या द्विस्तरीय, मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। बिल्कुल। सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होगा, अध्यक्ष का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सारी बारीकियां इसी में आती हैं। तो ए, बी और सी ये तीनों मिलकर पंचायत की नींव रखते हैं, सभा, गठन और संरचना। सही। तो ढांचा अब तैयार है। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ ढांचे से नहीं बनता, वो बनता है समावेश से। मतलब ये सुनिश्चित करने से कि समाज का हर वर्ग उसमें शामिल हो। और यह हमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक पर लाता है, 243 डी। और इसे लेकर जो एक पुरानी ट्रिक बताई जाती है वो है डी फॉर दया। मुझे लगता है ये न सिर्फ गलत है बल्कि अपमानजनक भी है। बिल्कुल। आरक्षण कोई दया या चैरिटी नहीं है। नहीं। इसलिए हमें इस ट्रिक का बदलना होगा। डी के लिए बेहतर कीवर्ड है डी फॉर डाइवर्सिटी या डी फॉर डोर स्टेप रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत अच्छा है। संविधान का लक्ष्य ही यही है कि सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी हो, विविधता हो। और 243 डी यही करता है। ये महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका मकसद उन वर्गों को सत्ता में लाना है जो हजारों सालों से इससे दूर रखे गए हैं। ये दया नहीं, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो हमने पंचायत बना ली, संरचना तय कर ली और डाइवर्सिटी के सिद्धांत को भी लागू कर दिया। पर यह पंचायत काम कब तक करेगी? इसका कार्यकाल कितना होगा? ये सवाल हमें सीधे ले जाता है अनुच्छेद 243 ई पर। और इसकी ट्रिक बहुत सीधी है, ई फॉर ईयर। ईयर यानी साल, और साल जुड़कर बनता है कार्यकाल। तो 243 ई पंचायतों के 5 साल के कार्यकाल की बात करता है। ये 5 साल की अवधि स्थिरता और जवाबदेही दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर कोई सदस्य इस पद के लायक ही ना हो या जीतने के बाद अयोग्य हो जाए? उसके लिए भी प्रावधान है अनुच्छेद 243 एफ में। और इसकी ट्रिक शायद सबसे आसान है, एफ फॉर फेल। एफ फॉर फेल, हाँ ये तो याद रहेगा। जो सदस्य कुछ तय शर्तों को पूरा करने में फेल हो जाता है, मतलब जो अयोग्य है, उसे पद से हटाया जा सकता है।
इसमें उम्र, दिवालियापन या दूसरे कानून के तहत अयोग्यता जैसी शर्तें शामिल हैं। तो अब तक हमने पंचायत की नींव रखी, सदस्य चुने, कार्यकाल तय किया और अयोग्यता के नियम भी बना दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये पंचायत करेगी क्या? इसके पास ताकत क्या होगी? और यहीं से आप देखिए पंचायती राज का असली मतलब शुरू होता है। ये हमें लाता है अनुच्छेद 243G पर, जिसकी ट्रिक है जी फॉर जीनियस। जी फॉर जीनियस। ये कैसे? ऐसे सोचिए कि पंचायत को जीनियस बनाना है, उसे प्रभावी बनाना है, तो उसे शक्तियां देनी पड़ेंगी। अच्छा, इस तरह से। जी से पंचायत जीनियस बनेगी और जीनियस बनेगी शक्तियों से। बिल्कुल। ये अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इसी अनुच्छेद से संविधान की 11वीं अनुसूची को शक्ति मिलती है, जिसमें वो 29 विषय दिए गए हैं। हाँ, वो 29 विषय जो गांव के जीवन से सीधे जुड़े हैं। पीने का पानी, सड़कें, ग्रामीण आवास, प्राथमिक स्वास्थ्य। ये वो काम है जिनके लिए पहले गांव वालों को किसी सरकारी अफसर पर निर्भर रहना पड़ता था। 243G ने ये शक्ति गांव के हाथ में दे दी। असल में सत्ता का विकेंद्रीकरण इसी अनुच्छेद में जिंदा होता है। लेकिन शक्ति बिना संसाधनों के, मतलब बिना पैसे के, खोखली होती है। बिल्कुल। काम करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? ये सवाल हमें अगले 2 अनुच्छेदों की जोड़ी पर ले जाता है, H और I। तो पहले H। हाँ, 243H के लिए ट्रिक है H फॉर हाई टैक्स। हाई शब्द शायद उतना सही ना हो, पर टैक्स की वर्ड एकदम सही है। सही कहा। ये अनुच्छेद पंचायतों को कुछ स्थानीय कर, शुल्क या फीस लगाने की शक्ति देता है। और ये जमीनी स्तर पर वित्तीय आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। और वित्तीय मामलों का अगला पड़ाव है अनुच्छेद 243I, जिसकी ट्रिक है I फॉर इनकम। और इनकम का हिसाब किताब कौन करता है? वित्त आयोग। बिल्कुल। ये अनुच्छेद हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और ये बहुत जरूरी है। ये आयोग राज्य सरकार को बताता है कि उसे अपनी कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को देना चाहिए। मतलब बिना इस आयोग के पंचायतें हमेशा राज्य सरकार के रहमो-करम पर रहेंगी। हाँ, और उनकी स्वायत्तता सिर्फ कागज पर रह जाएगी। यह अनुच्छेद एक तरह से विकेंद्रीकरण की वित्तीय आत्मा है। तो पंचायत के पास शक्तियां आ गईं, कर लगाने का अधिकार आ गया और राज्य से आय का हिस्सा भी सुनिश्चित हो गया। अब जब पैसा खर्च होगा तो उसका हिसाब भी तो रखना होगा। बिल्कुल। और यहीं आता है अनुच्छेद 243J, जिसके लिए ट्रिक है J फॉर जांच। जांच। किसकी जांच? पंचायतों के खातों की, उनके लेखा जोखा की, जिसे हम संपरीक्षा या ऑडिट कहते हैं। अच्छा, तो J मतलब जांच, यानी अकाउंट्स का ऑडिट। हाँ, ये अनुच्छेद वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तो अब हमारी पंचायत काम कर रही है, उसके पास पैसा है और हिसाब किताब भी हो रहा है। पर ये सब मुमकिन हुआ कैसे? चुनाव से। बिल्कुल। और पंचायत के चुनाव का जिम्मा किसका है? ये हमें सबसे मजेदार ट्रिक पर ले जाता है, अनुच्छेद 243K। इसे याद करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। हाँ, मुझे खुद हुई थी। फिर एक दिन IPL देखते हुए किंग्स 11 का नाम दिमाग में आया और अचानक कनेक्शन बन गया। अच्छा। ये से किंग्स 11। 11 की स्पेलिंग E से शुरू होती है और E से बनता है इलेक्शन। अरे वाओ, ये वाकई में एक अजीब कनेक्शन है, लेकिन ये काम करता है ना? K को देखते ही किंग्स 11 और वहां से इलेक्शन याद आ ही जाएगा। बिल्कुल। और 243K पंचायतों के चुनाव के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। तो चुनाव हो गए। अब सवाल है कि ये कानून कहां-कहां लागू होगा। यहाँ भी अनुच्छेदों की एक बहुत तार्किक जोड़ी है। पहले आता है 243L, जिसकी ट्रिक है L फॉर लागू होना, यानी पंचायती राज व्यवस्था का संघ राज्य क्षेत्रों, मतलब यूनियन टेरिटरीज पर लागू होना। और L के ठीक बाद आता है 243M, जिसकी ट्रिक है M फॉर मना करना। तो L और M एक सिक्के के 2 पहलू हो गए। हाँ। एक कहता है लागू होगा और दूसरा कहता है मना है या कुछ बदलाव के साथ लागू होगा। हाँ, ये अनुच्छेद कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून को लागू होने से रोकता है। ऐसा उनकी विशिष्ट संस्कृति और पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया है। इसके बाद 2 छोटे लेकिन जरूरी अनुच्छेद हैं। 243N। ट्रिक है N फॉर निरंतर। ये एक तरह का ट्रांजिशनल क्लॉज है। मतलब जब 73वां संशोधन लागू हुआ तो जो पुराने पंचायती कानून थे वो 1 साल तक निरंतर बने रहेंगे। हाँ, ताकि व्यवस्था में कोई खालीपन न आए। और फिर आता है हमारा आज का आखिरी अनुच्छेद 243O।
और इसकी ट्रिक है O फॉर ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति। सवाल है कि कौन आपत्ति नहीं कर सकता? न्यायालय। हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि पंचायतों के चुनाव से जुड़े मामलों में, जैसे सीटों के बंटवारे को लेकर, अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है कि न्यायालय पर रोक क्यों? सही कहा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत है। वो है चुनावी प्रक्रिया को अंतहीन कोर्ट केस में फंसने से बचाना। इसका मतलब ये नहीं कि धांधली हो तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसके लिए चुनाव के बाद चुनाव याचिका का एक अलग कानूनी रास्ता है। लेकिन प्रक्रिया के बीच में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा ताकि लोकतंत्र का काम चलता रहे। तो ये है ए से लेके ओ तक का पूरा सफर। एक विचार से शुरू होकर एक पूरी स्थानीय सरकार बनाने तक की कहानी। बिल्कुल। तो एक बार अगर पूरी कहानी को फिर से देखें, हमने ए से असेंबली बुलाई, बी से पंचायत बिल्ड की, सी से उसका कंस्ट्रक्शन तय किया, फिर डी से डाइवर्सिटी सुनिश्चित की, ई से उसका ईयर यानी कार्यकाल तय किया, और एफ से फेल होने वालों के लिए नियम बनाए। फिर जी से उसे जीनियस बनाने के लिए शक्तियां दी, एच से टैक्स और आई से इनकम का इंतजाम किया, और जे से उसकी जांच करवाई, के में किंग्स 11 से इलेक्शन करवाया, एल में उसे लागू किया, एम में कुछ जगह मना किया, एन से निरंतरता बनाए रखी, और ओ में अदालती ऑब्जेक्शन पर रोक लगा दी। इन कीवर्ड्स के जरिए ये जटिल ढांचा एक तार्किक कहानी में बदल जाता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। वो क्या? हमने सूबे वाली जी में पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने की शक्ति तो दे दी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर पंचायतें आज भी वित्तीय और प्रशासनिक रूप से राज्य सरकारों पर ही निर्भर हैं। तो क्या यह संवैधानिक वादा अभी भी अधूरा है? और इस दूरी को पाटने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? ये सवाल शायद हमारे अगले संवाद का विषय हो सकता है।